यानी कि एस्टिमेट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो देखिए कि यहाँ पे स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये देखिए बाद में नोट भी जो है ना, नहीं दिख रहा, ठीक है, बाद में आप लोग को नोट जो है ना ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। खाली आप लोग कॉपी कलम लेकर के रहेंगे, कॉपी भी लेंगे और पेन भी लेकर के बैठेंगे। जो कुछ नोट किया जाएगा, जो कुछ ये बोला जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव, वो सबको नोट कर लेंगे आप लोग। ये देखिए रेलों में निम्न प्रकार के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। रेल में जो है लगभग 7 प्रकार के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ये प्राक्कलन है, सार प्राक्कलन, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट और कंप्लीशन एस्टीमेट। कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गए। 4 हो जाएगा सबके लिए, और प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट एंड कंप्लीशन एस्टीमेट ये हो जाएंगे ओनली निर्माण कार्यों के लिए, नए निर्माण कार्यों के लिए ये 3 एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट होते हैं। और जनरल के लिए जो ये है, सभी के लिए, ओपन लाइन वर्क ये कार्य के लिए ये हो जाएगा आपको एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट। ठीक, अब देखिए इसमें पारा आप लोग जानते होंगे, इंजीनियरिंग कोड है और अकाउंट्स कोड है ये सब। तो पारा 702 के अनुसार, 702 ई के अनुसार, ई मतलब वो इंजीनियरिंग कोड जो होता है, ये मतलब अकाउंट्स हो जाएगा, एफ मतलब फाइनेंस हो जाएगा। ठीक, तो ई मतलब हो गया इंजीनियरिंग। पारा 702 ई में सार प्राक्कलन के बारे में बताया गया है, ठीक, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। सार प्राक्कलन यह प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के प्रस्तावित खर्च की किस्म और मात्रा के बारे में युक्ति संगत सही विचार बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वह जान सके कि अनुमानतः कितना खर्च होगा। कोई जो प्रोजेक्ट है उस पर कितना खर्च होगा और क्या क्या उसमें, इस सब के लिए सार प्राक्कलन बनाया। इसके मेन होता है प्रशासनिक जो सार प्राक्कलन है, इसमें होता है प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए ही इसको बनाया जाता है कि कौन से हम अप्रूवल लेंगे, क्या लेंगे, इसके लिए होता है। ए एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट और ए हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ए और ए एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो बनाने के लिए, ताकि जान सकेगा उन पर कितना खर्च आएगा, उसके लिए इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसमें वह भी विवरण तैयार किए जाते हैं जिसमें शामिल होते हैं ऐसे अधिकारी प्रस्ताव की वित्तीय मंशा की भली भांति जान सके। यह इस तरह से बनाया जाता है कि जो प्रशासनिक स्वीकृति देने वाले अधिकारी है वो इसकी वित्तीय मंशा को समझ सके कि आखिर इसमें किस लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है और इसका क्या होगा। पूरी तरह से वो इसको समझ सके, इतना डिटेल में उसको थोड़ा सा बनाना है। डिटेल इसके बाद होगा, लेकिन इसको इस रूप में लगभग बनाना है कि उसमें क्या होगा। इसमें एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी लगाया जाता है, इसमें कार्य का स्पेसिफिकेशन, औचित्य, वो आप लोग को बताया गया था क्या वित्तीय औचित्य का विवरण, वो भी इसमें दिया जाता है। क्या ये खर्च करने के लिए है कि नहीं, ये उपयुक्त है कि नहीं, इसका भी इसमें थोड़ा सा विवरण देंगे। जो कार्य हम कर रहे हैं इसका वित्तीय औचित्य क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, और निधि की उपलब्धता, मतलब जो बनाएंगे तो उसमें धनराशि है कि नहीं, धनराशि इसके लिए, इस कार्य के लिए उपलब्ध है कि नहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में, इसका भी इसमें जिक्र किया जाए। किसमें? अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सार प्राक्कलन पर रहे, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। खर्च को समानता आवंटन के मुख्य शीर्ष, मतलब इसमें जो सोर्स ऑफ जो फाइनेंस बोलते हैं उसको भी इसमें दिखाया जाएगा, मतलब पैसा किस निधि से खर्च होगा, जैसे पूंजी निधि, विकास निधि, चालू नयन राजस्व, जो अभी तो नहीं चल रहा है, डीआरएफ, ये सब भी इसमें दिया जाएगा कि इस जो है खर्च किस निधि से किया जाएगा, उसका भी इसमें उल्लेख किया जाएगा कि आखिर खर्च कहाँ से किया जाएगा। इसका जो मुख्य और उपशीर्षों के अंतर्गत इस सबको दिखाया जाएगा। खर्च का नियत एलोकेशन, खर्च का एलोकेशन जो मतलब फाइनेंस में आप लोग ये अकाउंट्स में पढ़ते हैं, पार्ट 2 जो होता है, उसमें जो खर्च का एलोकेशन होगा वो भी इस वर्ष में आवंटन है कि नहीं, ऊपर में बता चुका हूँ कि इस वर्ष में आवंटन है कि नहीं। जब भी लगभग प्राक्कलन या कोई भी कार्य का
आवंटन होता है तो लगभग 5 इयर्स के लिए होता है। यदि आप उसको काम करते रहेंगे तो 5 इयर्स जाएगा। यदि काम नहीं हुआ, मान लिया काम के लिए दिया गया था और काम को शुरू नहीं किया गया, तो वो 2 साल में लैप्स हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि वर्तमान समय में इसके लिए खर्च का वर्ष में आवंटन है कि नहीं, ये भी इसमें दर्शाया जाएगा। किसमें? सार प्राकलन में। अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सार प्राकलन में निम्न से क्या क्या चीज आता है, तो कुछ चीज इसमें से देगा। इसमें आप खर्च का नियतन दे देंगे, वर्ष में आवंटन है कि नहीं, किस सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब किस निधि से खर्च किया जाएगा, किस लिए किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है सार प्राकलन का, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और इसमें मतलब कितनी मात्रा होगी इस सब का, मतलब 4-5 चीज इसमें जो है मेन रूप से दिया जाता है। और खर्च का औचित्य भी, कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटर जो पहले बताए हैं, वो भी इसमें दिया जाता है कि ये किस औचित्य, इसका खर्च करने का क्या औचित्य है। आगे आप आ जाइए डिटेल एस्टीमेट। ठीक, दूसरा हो गया आपका डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट क्या होता है कि सार प्राकलन बनाने के बाद जो पूरा डिटेल होना चाहिए प्राकलन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें पूरा, इसमें इस तरह से बनाना चाहिए कोई चीज छूटे नहीं इसमें। मतलब जो भी कार्य होगा, कार्य का कोई भी चीज छोटा हो बड़ा हो, क्या क्या होगा, इसमें सारे चीज को इसमें समाहित कर लेना है। इसमें मेन वो जो होता है, जो अभी एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ए और ये जो डिटेल एस्टीमेट होगा ये होगा टेक्निकल सैंक्शन के लिए। टेक्निकल सैंक्शन के लिए किस प्राकलन का ये करते हैं तो हो जाएगा आपको डिटेल एस्टीमेट, यानी कि ब्यौरेवार प्राकलन। यह देखिए भैया पारा 700E, वो बोले थे ये सब क्या है, इंजीनियरिंग कोड का जो है चैप्टर 7 में आएगा। ये मैं आप लोग बता दूं, चैप्टर 7 में आप जानेंगे 7 ठो प्राकलन के बारे में, याद रहेगा। चैप्टर 7 और पारा शुरू होगा 7 और बाकी 17 भी आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 7 है ये। ठीक, 7 और प्राकलनों की संख्या 7, दोनों 7 ए एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, और डी डिटेल एस्टीमेट, टी यानी कि टेक्निकल सैंक्शन के लिए। अब ये डिटेल एस्टीमेट को थोड़ा आप लोग को ये कर देते हैं। यह सार प्राकलन प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, प्रशासनिक स्वीकृति मतलब पहले में जो हुआ है प्रशासनिक स्वीकृति, उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य की तकनीकी मंजूर करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। अभी मैं आप लोग को बताया कि टेक्निकल अप्रूवल के लिए, टेक्निकल सैंक्शन के लिए किया जाता है, तो वही इसके बारे में बता लिया। इसीलिए यह ऐसे प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ट विवरण प्रस्तुत करता है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी का अतिक्रमण या उसकी वित्तीय पहलू से अधिकता नहीं होगी। जो पहले वित्तीय बताया गया है उस वित्त से ज्यादा इसमें खर्च नहीं होगा, और उसका कुछ अतिक्रमण यानी कि आगे पीछे नहीं होगा। इस चीज का भी इसमें टेक्निकल ये डिटेल एस्टीमेट में इसका दिया जाता है। कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें उसके लिए ब्यौरेवार प्राकलन की स्वीकृति न हो जाए। कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं कर देना चाहिए जब तक कि उसका डिटेल एस्टीमेट नहीं बन जाए। डिटेल एस्टीमेट की बनने के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है कुछ चीजों में, और टेंडर का और कॉन्ट्रैक्ट का जो भी होगा वो काम डिटेल एस्टीमेट के बाद ही शुरू होगा। आगे भी इसमें लिखा हुआ रहेगा, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। जाना चाहिए उसके, अच्छा, जब तक उसके लिए ब्यौरेवार प्राकलन की स्वीकृति न हो जाए और निधि की उपलब्धता कराई जाए, जब तक कोई भी काम शुरू नहीं करा जाए उसको डिटेल एस्टीमेट में बन जाए और निधि की उपलब्धता, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक पैसा नहीं आएगा तो काम शुरू होगा ही नहीं। तो डिटेल ये जो है, ये निधि की भी उपलब्धता जब तक हो नहीं जाए तब तक शुरू नहीं करना चाहिए। इसमें निम्न शामिल किए जाते हैं, जैसे अनुमानित लागत के विवरण, मतलब लगभग विवरण, अनुमानित लागत क्या होगा इसका विवरण, और एक बाहरी पन्ना रहता है इसमें जिसमें कार्य के खर्च का सार, रिपोर्ट, वित्तीय औचित्य, जो ए में हुआ है मतलब एब्स्ट्रैक्ट में वित्तीय औचित्य और आवंटन का विवरण होता है। यह प्राकलन निविदा मंगाने एवं कॉन्ट्रैक्ट करवाने का आधार होता है। ये चीज आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी हो गया। ये क्या होगा कि निविदा मंगाने का, टेंडर मंगाने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का, यही जो है बेस होता है। डिटेल एस्टीमेट जो है हमारा
बेस है इस चीज का। अब आ गए पूरक एस्टिमेट, पूरक प्राकलन। पूरक प्राकलन यह तब तैयार किया जाता है जब यह देखा जाता है कि कार्य की कोई ऐसी मद जो मूलतः पहले से मंजूर किए गए प्राकलन में शामिल की जानी चाहिए थी। या पूरक प्राकलन, पूरा सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है कि कोई चीज यदि ये तो डिटेल पूरा बनना ही चाहिए, लेकिन बाय द वे किसी तरह से मिस हो गया या कोई काम तो फिर ऐसा है जो कि काम करना जरूरी है, जो कि काम करना जरूरी है, उस सब के लिए जो है पूरक सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री जानते हैं, पूरक पूरक चीज उसमें तैयार किया जाएगा उसी डिटेल उसी एस्टिमेट का। यह तब तैयार किया जाता है जब यह देखा जाता है कि कार्य की कोई ऐसी मद जो मूलतः पहले से मंजूर किए गए प्राकलन में शामिल की जानी चाहिए थी या जिसके बारे में बाद में पता चले कि यह पहले से मंजूर प्राकलन में कार्य का एक भाग होना चाहिए। यह पता चले कि ये कार्य का पहले हिस्सा होना चाहिए था। कभी कभी देखते हो मान लो कोई पुल बन रहा है, पुल तो पहले से एस्टिमेट हो गया, लेकिन पता चला नहीं इसका डायवर्सन भी होना चाहिए था। नहीं पता चला क्या नहीं इसमें डायवर्सन ही, थोड़ा सा साइड से तो आने जाने का जो आरओबी वो भी बनना चाहिए था। ये सब क्या होता है कि इस सब के लिए यदि मूल प्राकलन में नहीं है तो इसके लिए फिर हम लोग पूरक प्राकलन बना करके उसको कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और एक होता है कि इमरजेंसी के लिए भी कुछ जो है अभी हम बताएंगे, वो भी कुछ पैसा रख लिया जाता है किसी कार्य के लिए, 5%, 2%, 1%, वो भी देखना है। यदि उससे भी पूरा नहीं हो रहा है या कोई कार्य आगे पीछे करने से मतलब यदि उस जितना अनुमान अमाउंट है उससे आगे बढ़ जा रहा है तो उसके अंदर आ रहा है तो उसी से काम चल जाएगा। यदि ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा उसमें बजट में नहीं आ रहा तब उसके लिए पूरक प्राकलन तैयार करेंगे। बजट मतलब पैसे के लिए अलग होगा, रिवाइज जो होता है वो पैसा के लिए होता है, ये होता है कार्य के लिए। कार्य में जो कमी बेची होगी उसके लिए पूरक होगा और पैसा में जो कमी बेची होगी उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट होगा। स्वीकृति प्राकलनों में आकस्मिक खर्च का प्रावधान से नहीं होता, वही आकस्मिक खर्च के लिए प्रावधान रहता है। जितना भी कार्य है सभी में आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ प्रावधान किए जाते हैं पहले से ही। 2%, 5%, 3% जो भी है, जो जीएम चाहे या फिर रेलवे बोर्ड चाहे ऐसा करके रख लेंगे। उससे भी यदि पूरा नहीं हो पाता है तब जाकर के हम इसको तैयार करते हैं। या उसी प्राकलन के रूप में ब्यौरे में तैयार किया जाता है जिसका यह भाग होता है। इसका हो जाएगा पारा 703 बोले थे, ये होगा पारा 707E। ठीक, अब आ जाइए संशोधित प्राकलन यानी कि रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट हो गया पारा 708E यानी कि इंजीनियरिंग कोड का 708 जो सब पहले बताया था। जैसे इसमें रिवाइज में क्या होगा, पैसा का बात आएगा, वो हो गया कार्य का बात, ये हो गया पैसा का बात। जैसे यह प्रकट हो जाए कि कार्य का परियोजना के मदों में खर्च मूल ब्यौरेवार प्राकलन निर्माण प्राकलन में प्रावधान की गई है रकम से बढ़ जाता है। जैसे ही रकम का ये बात आएगा कि पहले जितना एस्टिमेट किया गया था किसी कार्य के लिए और उसमें बढ़ रहा है पैसा, उससे काम नहीं चलेगा, जो भी कारण हो, मतलब कार्य को कुछ बढ़ गया हो, चाहे इन्फ्लेशन आ गया हो, चाहे महंगाई जो भी है, इस कारण से यदि पैसा घट रहा है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिवाइज एस्टिमेट। जैसे ही पता चले तुरंत हम क्या करेंगे, उस कार्य का रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे। यदि सक्षम अधिकारी ने अन्यथा आदेश न दिए हो या उसी रूप में और ब्यौरे की मात्रा में बनाया जाता है जैसा कि पहले तैयार किया गया, जिसमें कि मूल प्राकलन जो है तैयार किया गया था। और इसमें एक तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया जाता है। इसमें क्या होगा, एक तुलनात्मक विवरण उसके साथ दिया जाएगा जो नवीनतम स्वीकृति के विरुद्ध कार्य में प्रत्येक उपशीर्षों के विरुद्ध तुलनात्मक रूप से अधिकतम या बचत को दर्शाएगा। जहां पहले से ही एक पूरक अथवा संशोधित अनुमान की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई है, जहां कभी कभी होता है कि पूरक सप्लीमेंट्री का और रिवाइज एस्टिमेट का पहले से ही कुछ अनुमान रहता है कि नहीं यहाँ पे रिवाइज किया जा सकता है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया जाने की संभावना है। तो रेलवे बोर्ड क्या करता है ऐसी स्थिति में कि पहले से ही इसका स्वीकृति दे दिया जाता है, ठीक है रिवाइज यदि होगा और पूरक यदि बनेगा तो इसको बना लिया जाएगा। तो यह भी दिखाया जाना, तब इस केस में क्या होता है, यह दिखाना जाना चाहिए कि मूल स्वीकृति में क्या संशोधन आवश्यक होगा। जो मूल स्वीकृति पहले दी गई थी उसमें क्या रिवाइज किया जाना है, उस चीज को सिर्फ दिखाना इसमें।
जब सक्षम पदाधिकारी इस बारे में सहमति प्रदान करे कि अधिक का नियतन समापन प्राक्कलन द्वारा कर लिया जाए। एक समापन प्राक्कलन में आप लोग को बताए थे, है ना। समापन प्राक्कलन में यदि इस तरह का बात यदि हो जाएगा तो उसमें समापन प्राक्कलन में यदि इस पैसे को यदि कर लिया जाएगा, समावेश कर लिया जाएगा, तब इसका जो है बनाने का कोई जरूरत उस तरह से नहीं है। ऐसा प्रगति के चरणों में संशोधित अनुमान के लिए उससे पूर्व मंजूरी लेना संभव नहीं है, मतलब तब पूर्व मंजूरी लेना जरूरत नहीं है और प्राक्कलन तैयार नहीं किया जाता है। तभी हम बताएं कि प्राक्कलन तैयार नहीं किया जाता है। एक से अधिक बार भी इसको प्राक्कलन को रिवाइज एस्टिमेट किया जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए कार्य यदि लंबा खींच गया और पैसा का यदि ज्यादा ये हो, इन्फ्लेशन आ गया, सब कुछ बढ़ गया या कुछ कारण से कार्य 2 साल के लिए देखते हुए रुक जाता है, तो कोई कार्य 5 साल के लिए दिया गया, पता चला 12-13 साल चल गया, तो उसमें तो बार बार रिवाइज होना जो लाजमी है। तो एक से अधिक बार भी रिवाइज एस्टिमेट बनाया जा सकता है। तो पिछले बार जितना बार इसमें प्राक्कलन बनेगा रिवाइज एस्टिमेट, पिछले प्राक्कलन का उल्लेख होना आवश्यक है। जो मेन प्राक्कलन है या उसके बाद जो रिवाइज क्या बार किया गया है, उस सारे का उसमें देना जरूरी है। सारे का डिटेल देना और सारे का ब्यौरा देना उसमें जरूरी है। अब ये प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट किसके लिए भी बताए थे कि ये होता है निर्माण कार्यों के लिए। पारा 709E के अनुसार, इंजीनियरिंग कोड का पारा 709E के अनुसार योजना का संक्षिप्त, इसमें क्या है कि बस ये कंस्ट्रक्शन का संक्षिप्त, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनाए उसी तरह ये है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है, और ये प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, इसमें भी संक्षिप्त ही बनाया जाएगा। पारा 700E के अनुसार संक्षिप्त प्राक्कलन निर्माण योजना का संक्षिप्त प्राक्कलन है। केवल निर्माण कार्यों के लिए ही यह संक्षिप्त प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता होती है। अभी मैं आप लोग बना दिया, केवल क्या होगा, निर्माण कार्यों के लिए, सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही ये बनाया जाएगा। इसका फॉर्म 554E में भरकर रेलवे बोर्ड को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। ये भी होता है क्या हमारा प्रशासनिक स्वीकृति कंस्ट्रक्शन वर्क में, इससे प्रशासनिक स्वीकृति मेन उधर जो है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे। ठीक, अब आ गए निर्माण प्राक्कलन। पारा इसमें 710E हो गया पारा। जब किसी नई लाइन के निर्माण का निर्णय लिया जाता है, जबकि नई लाइन का निर्माण का निर्णय लिया जाता है, तो उसके लिए अंतिम मार्ग का निर्धारण सर्वे, फाइनल लोकेशन सर्वे, सर्वे भी आप लोग जानते होंगे, सर्वे एक इंजीनियरिंग सर्वे होगा, एक ट्रैफिक सर्वे होगा। इंजीनियरिंग सर्वे में हो गया मतलब टो सर्वेक्षण, उसका प्रारंभिक सर्वेक्षण, उसका फाइनल लोकेशन सर्वे। ठीक, तो दोनों अलग अलग, वो भी सर्वे भी आप लोग को करना है ना, एक्सपेंडिचर में सर्वे भी आता है। तो ये निर्माण प्राक्कलन क्या होगा, कोई जो सर्वे हो जाएगा, फाइनल लोकेशन सर्वे किया जाता है, और उसमें प्राप्त सूचना के आधार पर परियोजना में शामिल सभी कार्यों के लिए ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किया जाता है। ठीक, जैसे डिटेल एस्टिमेट उसी उधर तैयार हुआ, उसी तरह से इसको मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए निर्माण प्राक्कलन में पूरा डिटेल रूप से इसको तैयार किया जाएगा। यह उतने ब्यौरे में तैयार किया जाता है जितना कि कार्य प्राक्कलन की आवश्यकता को दूर करने या निर्माण प्राक्कलन में शामिल स्वीकृत व्यवस्था के अतिरिक्त किसी प्राक्कलनों को न बनाने की दृष्टि से यथेष्ट। तो यह उसी तरह से बनाया जाता है कि ये बनाने के बाद हमको किसी भी प्राक्कलन को बनाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा सोच के ही बनाया जाएगा। इसमें भी रिवाइज हो जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री हो जाएगा, लेकिन शुरू में इसी तरह से सोच के बनाया जाएगा कि इस प्राक्कलन को बनाने के बाद हमको नई रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत पड़ेगी, न हमको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाने की जरूरत पड़ेगी। यह रेलवे के इमारत और निर्माण कार्य की इक्विपमेंट में ऐसे मानक अनुसार तैयार करने का प्रावधान करता है जो यातायात के लिए लाइन के चालू होने के प्रथम या दूसरे वर्ष के अंत में यातायात के लिए पर्याप्त प्रत्याशित हो। ये हो जाता ओपन लाइन, उधर जो न्यू लाइन होता है वो सबके लिए होगा कि मतलब चालू लाइन में प्रथम वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में, और आप इसमें आगे जब जाएंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे 11वें साल में क्या होगा, छठे वर्ष में क्या होगा, ये सब उसमें दिया जाता है। पूरा डिटेल जब होगा, नहीं तो संक्षिप्त रूप में जब डिटेल होगा, कोई नया कार्य यदि होता है, नई लाइन यदि कर, उसमें बहुत सारे काम इस समय देखा जाता है ना। हमारा वो मतलब
लाभदायक है कि नहीं है, ये सब भी उसमें बनाया जाता है। अमान परिवर्तन हो चाहे दोहरीकरण हो, चाहे इस सब में न्यू लाइन में तो और ज्यादा है। ब्योरा प्राकलन सामूहिक रूप से निर्माण प्राकलन का मतलब जो भी अमान परिवर्तन का होगा, दोहरीकरण का होगा, चाहे न्यू लाइन का होगा, इस सब में जो है ये प्राकलन बनाया जाएगा। एक होगा समापन प्राकलन, उसके बाद समापन प्राकलन आता है, मतलब लास्ट जब कार्य हो गया उसके बाद समापन प्राकलन बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं कि कार्य जो हम किए, जो एस्टिमेट बनाए हैं, जो जिस एस्टिमेट के द्वारा हम काम किए उसमें कितना बार रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया, कितना बार सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया गया, कितना उसमें खर्च लगा, रिवाइज होने के बाद कितना खर्च हुआ और आगे हमारा क्या लायबिलिटी है, दोनों में क्या बचा, ये उसी सब का ब्यौरा करने के लिए समापन प्राकलन इसी सब का लेखा जोखा करने के लिए ही बनाया। इसमें कोई ये नहीं है कार्य समाप्त हो गया उसके बाद ये बनाया जाएगा, तो इसमें कुछ कार्य से लेने देने का नहीं है, सिर्फ उसका हम लोग ब्यौरा करते हैं। इसका होता पारा 1706 में फॉर्म है और 1700 में इसका परिभाषा है कि समापन प्राकलन किसको बोलते हैं। ठीक, जब आप लोग कोड पढ़ेंगे तब जाकर के ये सब चीज का पता चलेगा। और इसमें कोड इंजीनियरिंग कोड फाइनेंस को भी बताया था, ये सब में कोड रहता है, उसको देना रहता है, उससे आपको जो क्वेश्चन है ये सब आएगा, आपको मतलब ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत हो जाएगा और उसका सब्जेक्ट जो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स वाले में काम आएगा। और आपको अभी हम एक टिप्स देंगे, उसी टिप्स के अनुसार बस उतना ही याद रखना, जैसे पिछले बार हम दिए थे टिप्स कि छोटा सा चीज इतना एक लाइन रख लेंगे, उसी से आपका पूरा डिटेल इसको 20 मार्क्स का आप लिख देंगे। ठीक, अभी हम इसके बाद उसको बताएंगे, ये तो मतलब थोड़ा सा डिटेल है, मतलब डिटेल अपने से लिखो, वो याद रहेगा तो डिटेल अपना से पूरा लिख लेंगे आप। ठीक है, समापन प्राकलन यह एक निर्माण कार्य के समाप्त निरस्त कर, ये क्या करते हैं, डिटेल एस्टिमेट को ध्वस्त करते हुए, ये कभी कभी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किस एस्टिमेट को ध्वस्त करते हुए समापन प्राकलन का तैयार किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, एक निर्माण कार्य को निरस्त करते हुए तैयार किया जाता है। यह 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत का, तो चेंज हो गया होगा। निर्माणता और सार प्राकलन को परियोजना में चालू होने के प्रथम 3 वर्ष अर्धवार्षिक छमाही, चालू होने के प्रथम 3 वित्तीय अर्ध मतलब छमाही वर्ष में, यानी कि प्रत्येक 6 महीना, या तो 6 महीना में बनेगा, उसके बाद या तो 12 महीना में बनेगा या फिर 18 महीना में। प्रत्येक वित्तीय अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का किसी अर्धवार्षिक अर्धवर्ष की समाप्ति पर जैसा सुविधाजनक हो बंद कर देना चाहिए। ठीक, और निर्माण प्राकलन में शामिल सभी कार्यों के बारे में निम्न ब्यौरा देते हुए समापन प्राकलन तैयार किया जाता है। तो समापन प्राकलन जो बनाते हैं उसका तो फॉर्म होता है, अभी बताएंगे फॉर्म जो है वो 1706 में है, फॉर्म होता है, उसमें होता है क्या क्या चीज को उसमें मेंशन करना है। अभी बताए खर्च के बारे में ये है, तो खर्च में क्या क्या चीज आएगा उस सब चीज को उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में रहता है ये, उसी फॉर्म में इसको बनाया जाता है। उसमें देखिए क्या था, एक स्वीकृत प्राकलन की रकम 1 नंबर हो जाए, क्या करे स्वीकृत प्राकलन जिसमें प्राकलन स्वीकृति की गई थी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो बना था उस समय जो प्राकलन की स्वीकृति हुई थी, जो रकम था, जो रुपया था, उसको 1 नंबर में लिखेंगे। ठीक, कितना रुपया था। दूसरा होगा निर्माण कार्य प्राकलन के बंद होने तक कुल वास्तविक खर्च कितना हुआ। निर्माण कार्य प्राकलन यदि बंद हो गया तो वास्तविक खर्च कितना होगा, यानी जो प्रथम पहले जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में पैसा दिया गया था उतना ही हुआ कि उससे बढ़ गया या उससे घट गया, इस चीज को इसमें लिखेंगे नंबर 2 में। कुल वास्तविक खर्च की रकम मतलब टोटल जो है वास्तविक खर्च कितना हुआ, कितना प्राकलित खर्च था और कितना हमारा वास्तविक खर्च था। उस स्थिति पर देनदारियां, मतलब उस स्थिति में कुछ देना लेना भी है, जो हम लोग का बकाया है, कोई सामान किसी का लाए हैं, जो आगे का कुछ है, तो वो सब का जो देनदारियां होता है वो भी उस चीज में कुछ बकाया है, तो उस चीज को लिखेंगे नंबर 3। अनुमानित प्रत्याशित परिव्यय मतलब आगे का कुछ भी है, देखते होंगे लाइन चालू होने से 3 वर्ष तक या 2 वर्ष तक ऐसा करके रहता है कि जो भी परिव्यय होगा वो उसी एस्टिमेट से ही बनाया जाएगा, उसी एस्टिमेट से ही खर्च होगा। तो उसी में 4 नंबर में लिखा था अनुमानित प्रत्याशित व्यय, आगे का क्या परिव्यय होगा, क्या खर्च होगा। अब देखिए, अब सबको जोड़ करके
3, 2, 4 कुल अनुमानित लागत टोटल कितना हुआ, निर्माण कार्य में प्राक्कलन बंद होने तक वास्तविक खर्च कितना था, उस स्थिति तक 3 नंबर 30 उस स्थिति तक कितना देनदारियां थी, 4 अनुमानित प्रत्याशित परिव्यय कितना है, और ये सब को जोड़ेंगे तो कुल अनुमानित लागत हमको पता चलेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट का कुल अनुमानित लागत कितना होगा। ठीक, और 5 नंबर में करते हैं हम लोग ए और 5 का डिफरेंस, मतलब कि स्वीकृति प्राक्कलन में की रकम और ये जो अभी टोटल लगा हमको, निर्माण का प्राक्कलन बंद वास्तविक खर्च उस स्थिति तक देनदारियां अनुमानित प्रत्याशित परिव्यय, ये जो जोड़ के हुआ नंबर 5 में कुल अनुमानित लागत, उसका दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, क्या हम सोचे थे और कितना खर्च हुआ। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा नंबर 6 में। इसको दूसरा नाम से स्टॉक टॉकिंग एस्टिमेट भी बोलते हैं इसको, एंड ये भी कभी भी मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्टॉक और टॉकिंग एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं। तो समापन एस्टिमेट को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे हम इसी का आप लोग को एक थोड़ा सा एक ये देर इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपको पूरा ये एस्टिमेट के बारे में पता चल जाएगा। चैप्टर 7 बताया था उसमें कि चैप्टर 7 में 7 काइंड्स ऑफ एस्टिमेट, 7 नंबर इंजीनियरिंग कोड का जो कोड है उसमें 7 नंबर चैप्टर में 7 एस्टिमेट के बारे में चर्चा है। एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है, एस्टिमेट किस लिए बनाते हैं, क्या मीनिंग होता है, उसमें ऊपर में था लिखा हुआ वो मैं नहीं बता सकती। इसमें तो टू फॉर्म एंड एक्सपेंडिचर जजमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ द वर्क और टू अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क, मतलब क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या आएगा हमारा, उसी के बारे में जजमेंट करने के लिए मेनली हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं। घर में भी देखते होंगे आप कि कोई चीज हमको लेना है, मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदना है कोई चीज, उसका एक बजट बनाते हैं ना। सबसे पहले तो बजट ही होता है, कभी पैसा है कि नहीं, पहले बजट बनाए कितना लगेगा 80,000 रुपया, अभी पैसा है कि नहीं है वो देखें। ये सब लोग एक एस्टिमेट चलो इस बार छोड़ दें, अगले बार से 5 साल 2 से EMI पे भी ले लें, ऐसा करके तो जस्ट वही उसी तरह का ही है। एस्टिमेट का क्या है, तो कंस्ट्रक्शन और परचेज न्यू वर्क्स और एसेट किसके लिए बनाते हैं, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट के लिए बनाते हैं, रिपेयर वर्क्स के लिए बनाते हैं, रिकंडीशनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क और एसेट, जो और जिससे आप फंड बताए DRF TRF ये सब जो होगा ये सब के लिए DRF से आएगा। रिपेयर ऑफ वर्क क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे तो वो भी DRF से आएगा। ये सब चीज के लिए हम एस्टिमेट बनाते हैं जनरल, और भी इसमें पॉइंट था लेकिन ये सब मेन है। एस्टिमेट नॉट रिक्वायर्ड, एस्टिमेट जो है नॉट रिक्वायर्ड, इस चीज के लिए एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए छोटा खर्चा 10 रुपया 20 रुपया का खर्चा है मार्केट में, 100 रुपया खर्च, तो क्या एस्टिमेट बनाएगा, चलो हटो कोई बात नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी जो है जो छोटा चीज है उसके लिए हम लोग एस्टिमेट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो एक थोड़ा सा डर है। रिकंडीशन वर्क्स के लिए अप टू 1 लाख, रिन्यूअल वर्क्स के लिए रेवेन्यू से जो होगा उसके लिए 2 लाख तक अप टू 2 लाख, और रिपेयर वर्क्स के लिए रेवेन्यू से जो होगा उसके अप टू 5 लाख तक। इतना तक का यदि खर्च है तो हम उसके लिए एस्टिमेट नहीं बनाते। ठीक, अभी का ये करंट है। करेंसी ऑफ द सेल्स मतलब क्या, जो बोले कि करेंसी जो होगा, जो मतलब रकम की उपलब्धता जो कि वो 5 इयर्स के लिए होता है, लेकिन यदि इस साल में है कि नहीं पता चलेगा, लेकिन यदि आप काम शुरू नहीं हुआ तो वो 2 साल में कार्य शुरू नहीं हुआ तो वो 2 साल में ही लैप्स कर जाएगा, वो है कि नहीं उसका लैप्स कभी बताए थे कि लैप्स कर जाएगा प्रत्येक ईयर में। अब है ADSRPCC, देखिए ये हो गया ओपन लाइन वर्क्स के लिए, ये हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ओपन लाइन वर्क्स के लिए तो 1 नंबर में एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट, इसी तरह से सेम इसी तरह से दूसरा कॉलम आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट होता है सेम उसी का प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट हो जाएगा, और दूसरा डिटेल एस्टीमेट कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट दोनों में है, ये लाइन दिया हुआ और यहाँ से हुआ है, यानी कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट दोनों में काम आएगा, रिवाइज एस्टीमेट दोनों में होगा, ओपन लाइन वर्क्स और कंस्ट्रक्शन वर्क्स दोनों में। ठीक, कंप्लीशन रिपोर्ट ओपन लाइन वर्क्स में नील यानी कि नहीं होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, कंप्लीशन रिपोर्ट होगा जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक,
कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जो भी बताए थे वो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर एंड द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स हाफ ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ओपनिंग। ओपनिंग से अभी जो हम बताए अर्ध छमाही में, 3 अर्ध छमाही में ओपनिंग होने से अर्ध 3 छमाही में, यानी कि छठे महीने में, 12वें महीने में या 18वें महीने में ओपन होने के बाद ये जो है आपको कंप्लीशन एस्टिमेट बनाया जाता है। चलिए ये हो गया एस्टिमेट का। अब देखिए प्राक्कलन यदि बनता है, प्राक्कलन वहां बन गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है ये सब अपना जो भी करता है वो, फिर प्राक्कलन को क्या करता है कि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजेगा वो, ठीक, देख देख करने के लिए। अकाउंट डिपार्टमेंट इस प्राक्कलन में क्या क्या देखते हैं, क्या क्या हम इसमें देखेंगे, इस पॉइंट को हम, ये भी आपका सब्जेक्टिव ही हुआ। इसको दूसरे रूप में आप कर सकते हैं इम्पोर्टेंट फेज ऑफ कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। यही से जो है हमारा कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंडिचर का ये है, एक्सपेंडिचर में यहीं से कंट्रोल शुरू हो जाता है। किस लेवल पे कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जैसे अब है कि अकाउंट डिपार्टमेंट हम इसमें क्या क्या देखते हैं वो आपको हम अभी एक एक करके बता रहे हैं ना। इसमें कुछ जो है मतलब मुख्य बातें होती है और कुछ रेलों पर खर्च का पहला चरण है कि सभी प्राक्कलन सक्षम पदाधिकारी की मंजूरी से पहले लेखाधिकारी द्वारा नियमित रूप से चेक किए जाए। हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में जो है अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको चेक कर लिया जाता है। चेक कर ले, इस प्रारंभिक जांच का उद्देश्य यह है कि प्राक्कलन में व्यय की नियम विरुद्ध स्वीकृति न दी जाए और इस संबंध में मुख्य विचाराधीन बातें ये है। मेन चीजों हम क्या क्या उस पर चेक करते हैं। पीबेक, PIBEC, पीबेक PIBEC यानी कि पांच मेन चीज होता है इसमें। आप पीबेक याद रख लेंगे, PIBEC, उसी से आपका ये पांचों हो जाएगा। पहले देखते हैं हम लोग खर्च की उपयोगिता, प्रायोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च की उपयोगिता मतलब खर्च की उपयोगिता है कि नहीं अभी। दूसरा हो जाएगा प्रभारों का नियंत्रण एवं वर्गीकरण। तीसरा हो जाएगा वित्तीय वर्ष में बजट व्यवस्था की मौजूदगी, मतलब अभी बताया तो उसमें व्यवस्था है कि नहीं, सब एक में आ रहा है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में ही होगा ये सब, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का ये सब पार्ट है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में देता है। उसी चीज को हम इसमें अभी देख रहे हैं। खर्च की उपयोगिता बताए थे, प्रोप्राइटी ऑफ कैनन फाइनेंशियल, ये कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। प्रभारों का नियंत्रण और वर्गीकरण किधर से आएगा और क्या क्लासिफिकेशन होगा। वित्तीय वर्ष में बजट मतलब पैसा है कि नहीं इसमें। दूसरी है गलतियों का भूल चूक, कोई गलती यदि भूल चूक है तो उसको सुधार कर लेना। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब मंजूरी की सक्षमता, सब वहां पे एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में दिया होता है। ये पांचों चीज यदि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में वहां लिखेंगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा, इसी से भर जाएगा वो क्वेश्चन, मतलब ये आंसर। इसी पांचों का हम पूरा डिटेल कर देते हैं आपको। पी मीन्स होगा, पीबेक आप बाद में याद रखेंगे। पी मीन्स प्रायोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च की उपयुक्तता। खर्च की उपयुक्तता, लेखाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वित्त सलाहकार की हैसियत, आप लोग म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है घर से। लेखाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वित्त सलाहकार की हैसियत से सभी प्रस्ताव को बारीकी से देखे। प्राक्कलन में रेलवे निधियों को प्रभावित करने का जो खर्च प्रस्ताव है वह उचित रूप से कानूनी रूप से इस प्रकार प्रभावित है, योग्य है। ये देखना आपको खर्च की उपयोगिता में जो 3 पॉइंट होता है उसी में। जिन निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय औचित्य दिया गया है उस सभी मामलों में समुचित वित्तीय औचित्य मौजूद है। जो वित्तीय औचित्य है वो सारा चीज उसमें जस्टिफिकेशन सारा कुछ का दिया हुआ है। ये चीज हमको खर्च की उपयोगिता में देखना है। कर्मचारी क्वार्टरों और अन्य किराए देने वाली इमारतों के प्राक्कलनों में यह देखा जाए कि भूमि की कीमत को छोड़कर लागत पर 6% की दर से वार्षिक प्रतिफल आ रहा है कि नहीं, उसका उसमें दिया है कि नहीं। ध्यान में करते किराया और ये सब को छोड़ करके दूसरा इमारत होगा तो उसमें क्या करेंगे, 6% वार्षिक प्रतिफल हम देखेंगे कि उसमें आ रहा है कि नहीं।
पीबेक का भी मतलब पी से ये हो गया प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर, आई हो गया इंसिडेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेज, प्रभारों का नियतन एवं वर्गीकरण, आई से। प्राक्कलन में इसका सत्यापन भारतीय रेलवे वित्त संहिता जो फाइनेंस कोड बताए थे उसी फाइनेंस कोड में ये सब चीज दिया हुआ रहता है, उससे देखेंगे कि प्रभारों का नियतन और वर्गीकरण सही है कि नहीं। हम लोग उसी से मिलाते हैं ना, जो भी है सब तो कोड में दिया रहता है, उसी कोड से मिलाते हैं, या जिनको जानकारी अपना देख लेते हैं वो खुद याद रहता है। प्राक्कलन में इसका सत्यापन भारतीय रेलवे वित्त संहिता के खर्च के आयतन और वर्गीकरण के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो निर्धारित नियम है उसी के अनुसार किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ गलत सलत किया है। अपने सत्यापन प्रमाण पत्र में लेखाधिकारी यह स्पष्ट करे कि प्रभारों का भार और राशियां का नियतन ठीक है। यहाँ से हम लोग यही देखते हैं कि उसका जो प्रभार है और राशियों का नियतन है वो सही है। जब प्राक्कलन में लागत की सही नियतन का कोई शक हो और प्राक्कलन को सत्यापन रोकना ठीक नहीं है तो लेखाधिकारी अपने प्रमाण पत्रों में इस आशय का एक चेक नोट जिसको बोलते हैं लगाकर प्राक्कलनों को सत्यापित कर सकता है। इसमें है कि मान लीजिए कोई नियतन और ये वर्गीकरण जो है कुछ गलत है, कुछ एलोकेशन उन्होंने छोड़ दिया है ना, या किस फंड से आना है क्या करना वो तो छोड़ दिया, इसके चलते हम उसको जो सत्यापन में वेरिफिकेशन में उसको प्राक्कलन का सत्यापन रोकना नहीं है। इसमें क्या करते हैं, एक चेक शीट लगा देते हैं, चेक नोट लगा देते हैं और उस चेक नोट में उस चीज को उल्लेख कर देते हैं और उसको कहते हैं भाई आप काम शुरू करने से पहले इस सब चीज को सही करवा लें, लेकिन इसको एस्टिमेट को रोकते नहीं है, उसमें ऐसा लिख करके उसको सत्यापित कर देते हैं। प्रमाण पत्रों में इस आशय का एक चेक नोट लगाकर प्राक्कलन को सत्यापित कर सकते हैं। यह सक्षम स्वीकृति देने वाले अधिकारी के ऊपर है कि वह प्राक्कलन को स्वीकृति दे और लेखाधिकारी द्वारा बताए गए विवाद को सुलझाए। वो जो उधर प्राक्कलन को जो स्वीकृति दिया है, जैसे जीएम हो गया या रेलवे बोर्ड है, वो उस चीज को देखेगा कि इसको ठीक करना है कि क्या करना है, ये उसका काम है। इधर से आप चेक नोट लगा करके दे देंगे, बाकी वो देखेंगे। यदि लेखाधिकारी द्वारा बताए गए विवाद को सुलझाए, यदि लेखाधिकारी द्वारा बताए गए नियतन को सही माना जाता है तो प्राक्कलन को उसी प्रकार से ठीक कर लेना चाहिए। यदि वो सही है, इस तरह से कहा गया तो उसको उसी तरह से ठीक कर लेता है जिस तरह से ऐसा अकाउंट्स के डिपार्टमेंट की तरफ से उसको कहा जाता है। अभी होगा तीसरा नंबर बजट व्यवस्था की मौजूदगी, पीबेक, PIB मतलब हो गया बजट प्रोविजन इन करेंट ईयर। अभी आपको बताए थे PIBEC, तो अभी हम PIB पे आए, यानी कि तीसरा नंबर पे बजट प्रोविजन इन करंट ईयर, बजट व्यवस्था की मौजूदगी। प्रस्तावित प्राक्कलन में दर्ज काम के लिए उस वर्ष के बजट में व्यवस्था है कि नहीं यह देख लेना चाहिए। सबसे बड़ा काम है पैसा का होना। पैसा सिर्फ देख लें कि रकम जो है उस जो कार्य शुरू होने जा रहा है उसके लिए प्रस्तावित जो है उसमें रकम की व्यवस्था है कि नहीं करंट ईयर में। अब ई से हम तो एरर एंड ओमिशन फ्रीडम फ्रॉम, मतलब गलतियों का भूल चूक ना होना, गलती जो कभी कभी हो जाती है तो उसको भी देखना है कि प्राक्कलन जो बनाया गया उसमें किसी तरह की गलती तो नहीं है, एरर तो नहीं है, वो भी हम उसमें देखेंगे। प्राक्कलन में गलतियों एवं भूल चूक का ध्यान देना चाहिए। यदि कोई अंकगणितीय गलती हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। ठीक, और 5वां नंबर हो गया मंजूरी की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन, BEC। 5वां नंबर 5 ही उसमें मेन होता है जांच, और उसके बाद हो जाता है अन्य जांच यानी अनुषंगिक जांच। ये हो गया मंजूरी की सक्षमता। महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड द्वारा दोनों, ये तो महाप्रबंधक देगा चाहे रेलवे बोर्ड देगा, उससे नीचे का तो होता नहीं है। महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड दोनों को प्राक्कलन स्वीकृति करने के लिए अलग अलग सीमाएं हैं। ये तो आप जो मतलब SOP होता है या फिर DOP या फिर जो दिया होगा उसमें रहता है कि कितना का यदि बजट है तो कौन स्वीकृति इसको प्रदान देगा, महाप्रबंधक देंगे या फिर रेलवे। नया लाइन जो भी होगा, न्यू लाइन, उसके लिए हमको रेलवे बोर्ड से ही स्वीकृति प्रदान मिलेगी। ओपन लाइन का जो होगा उसके लिए हमारे GM साहब है, और महाप्रबंधक रेलवे बोर्ड से दोनों। महाप्रबंधक अपने वित्त सलाहकार की सहमति से उन शक्तियों को अपने
अधीनस्थ प्राधिकारियों को भी दे सकता है। यदि जीएम चाहे तो महाप्रबंधक की मतलब ये जीएम चाहे तो एफएनसीओ की सहमति से अपना जो पावर है उसको मतलब डेलीगेट नीचे वाले को डेलीगेट कर सकता है। तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, अपने से जो नीचे अधिकारी है उनको वो दे सकता है अपना जो उनका पावर है, जो शक्ति है। और प्राक्कलन के सत्यापन के समय उसी को आधार मानकर चलना, प्राक्कलन का समय जिस समय होगा उसी को आधार मान के चलेंगे। ये हो गया हमारा 5 तरह का प्राक्कलन में जो चेक करते हैं लेखा विभाग द्वारा प्राक्कलनों में क्या क्या मुख्य बातें, क्या क्या चेक मतलब उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको आएगा खर्च की उपयोगिता मतलब पीबेक, PIBEC, सीधा ये 5 चीज आप याद रखेंगे, पांचों आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अनुसांगिक खर्च में आता है। अनुसांगिक खर्च में आएगा आपको, इसके लिए हम बनाए मतलब छोटा छोटा जांच जो और देखना है। इसके बाद ये तो हो गया मेन, उसका प्राक्कलनों गणना और उसका योग सही है, उसके लिए पिकाडोर PICADOR है ना, इसका भी पूरा हम डिटेल बनाएंगे, इधर नीचे लिखे हुए हैं है ना। ये यदि आप लिख लेंगे पिकाडोर तो ये आपको पता चल जाएगा कि उसमें हम अनुसांगिक में क्या क्या चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आएगा और आपको सब्जेक्टिव यदि आएगा तो पूरा ऊपर से लेकर के, और ये आपको जो अन्य जांचें हैं ये भी लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ उसमें आता है ये क्वेश्चन। प्राक्कलनों की गणना और योग सही है 1 नंबर में। 2 नंबर में संभव जो भी खर्च आके जा रहे हैं वो, और संभव जो भी खर्च आके जाना चाहिए वो सब आंक लिए गए, उसमें किसी तरह का छूट फूट नहीं हुआ जिससे कि हमको रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़े और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट ये सब बनाने की जो है नहीं जरूरत में। शुरू में हम इसी तरह की बात को देखते हैं कि हमको आगे चल के रिवाइज एस्टिमेट बनाने की कोई जरूरत नहीं हो, वैसा करके हम बनाते हैं, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार ऐसा बनाना पड़ता है, बन जाता रिवाइज। तीसरा नंबर में हो गया जो माल ठेकेदारों को लगाना है और रेलवे देगी उस पर विभागीय जो देगी उस पर विभागीय प्रभार 12.5% लगाया गया। डिपार्टमेंटल चार्ज, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा डिपार्टमेंटल चार्ज, तो डिपार्टमेंटल चार्ज कितना होता है 12.5%। ठीक, उसमें भी देखा जाएगा एस्टिमेट में कि जो माल ठेकेदार को लगाना है और रेलवे द्वारा जो लगानी है उस पर डिपार्टमेंटल चार्ज लिया गया है कि नहीं। डिपार्टमेंटल चार्ज हम लोग लेते हैं वो लिया गया है कि नहीं, 12.5% वसूली हुई है कि नहीं, उसमें मतलब वसूली क्या उसमें लगाया गया है कि नहीं। क्या निर्मुक्त सामग्री जो रिलीज मटेरियल हुआ, कोई मान लिए कि मतलब न्यू कार्ड नहीं, मतलब वो पुराना काम है, रिप्लेसमेंट वर्क है, तो उसके लिए जो निर्मुक्त सामग्री है CRR, क्रेडिट ऑफ रिलीज मटेरियल, CRR उसको बोलते हैं। CR मतलब क्रेडिट हो गया, ऑफ रिलीज मटेरियल CRR, यानी कि निर्मुक्त सामग्री का क्रेडिट ले लिया गया है। इसको निर्मुक्त सामग्री को क्रेडिट लेंगे और डेबिट जो DRF से बनेगा उसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे और इसको पहला तो हो जाए कैपिटल को, और सेक्शन बिल को क्रेडिट करते हैं उसको डेबिट करते हैं। इसमें जो है इसको क्रेडिट करेंगे DRF को, और दूसरा हो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे और दूसरा कुछ DF ऐसा होता है, इसका कुछ मतलब वो क्या कहिए इसको। 5वां नंबर हो जाएगा क्या प्रत्येक मद का आवंटन दिया गया है, प्रत्येक मद का जो आवंटन है वो दिया गया है। 6 नंबर में यदि कार्य डिपॉजिट वर्क है तो क्या विभागीय चार्ज, अच्छा यहाँ भी फिर आ गया डिपार्टमेंटल चार्ज जो है यहाँ पे लिया गया 2 बार इसको हो गया, और यथोचित धन जमा कर लिया गया है। ठीक है, डिपॉजिट वर्क भी आप लोग को पूछ सकता है ना, डिपॉजिट वर्क भी पूछेगा, डिपॉजिट वर्क किसको कहते हैं, और उसमें 2-3 चीज दे देगा उसमें डिपॉजिट वर्क है कि नहीं, मतलब जो रेलवे निधि से नहीं होकर के दूसरे निधि से होता है उसको डिपॉजिट वर्क बोलेंगे। और उसमें ये सब प्रावधान होता है, जो हमारा आदमी जाएगा भूमि को लागत को जोड़कर 12.5% डिपार्टमेंटल चार्ज होना चाहिए, सब उसका पॉइंट होता है, वो ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट में पूछता है जनरली। यदि मकान या अन्य किराए की इमारतें का प्राक्कलन है तो क्या रेंट स्टेटमेंट साथ में है। यदि मकान है, मकान या अन्य किराए का यदि इमारत बनाया गया है तो उसके लिए रेंट स्टेटमेंट एक होता है, वो उसमें लगाना जरूरी होता है। 8वां नंबर क्या उस कार्य का अनुचित ड्राइंग जो होता है, कार्य का जो ड्राइंग है वो उसमें लगा हुआ है कि नहीं, तैयार कर लिया गया है। क्या उससे विभागीय अधिकारी की स्वीकृति मिल गई है। क्या काम करने की अवधि एवं तरीका दिया गया, उसमें क्या काम करना है और क्या अवधि होगा, कितने दिनों में होगा काम
और क्या तरीका होगा, ये सब का उसमें दिखाया गया है। यानी कि 10 हो गया आपको, ये आपको मतलब अन्य जांचे, और 5 हो गया आपको मुख्य जांचे। ठीक, अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा ये जांच किया जाता है। चलिए आज इतना ही रहते हैं, और आगे जो है इसको शॉर्ट नोट में इसे पिकाडोर करके देते हैं। पी से हो गया प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कैश एंड स्टोर, मतलब कैश कितना होगा और हमारा स्टोर से कितना सामान आएगा। आई मीन्स हो गया इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर के बारे में, उसमें उल्लेख किया गया है कि नहीं। अभी हम बताए थे कि यदि खर्च जो है इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर से यदि पूरा हो जाता है तो उसको रिवाइज एस्टिमेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उस इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा यदि खर्च हो रहा है तब उसके लिए हम लोग रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। CRR हो गया, सी से CR मतलब क्रेडिट ऑफ रिलीज मटेरियल। रेलवे का जो रिलीज मटेरियल है वो उसको क्रेडिट ले लिया गया है कि नहीं, और रिन्यूअल रिप्लेसमेंट वर्क के लिए। ए हो गया एब्स्ट्रैक्ट एलोकेशन ऑफ द ऑल आइटम, सभी आइटम्स का एब्स्ट्रैक्ट एलोकेशन सही सही है कि नहीं। डी से हो गया डिपार्टमेंटल चार्ज फॉर द डिपॉजिट वर्क्स, डिपॉजिट वर्क्स के मामले में डिपार्टमेंटल चार्ज का प्रभार किया गया है कि नहीं, 12.5%। ओ से हो गया आउटले, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए। आर से हो गया रेंट स्टेटमेंट इन केस ऑफ रेलवे क्वार्टर। अभी जो बताए थे ऊपर में रेंट स्टेटमेंट इसमें है कि नहीं। यानी कि ये आप याद कर लेंगे ना तो आपको वो ये जो छोटा इसका जो चेक लिस्ट है वो आपको जांच जो है वो हो जाएगा इसमें। यानी कि पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसी दोनों विवेक से और पिकाडोर से आपका पूरा हो जाएगा। ये दोनों याद रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लिख देंगे। ठीक, चलिए और अगला यदि कुछ होगा तो उसमें, और एक टेंडर, हम लोग 3 क्लास लिए अभी, उसमें टेंडर छूट रहा है आप लोगों का। आगे तो क्लास में किसी का यदि क्लास कैंसिल हुआ तो उस दिन आकर के हम टेंडर पर आ देंगे आप लोग को। ठीक है, इसमें भी जो कुछ ऐसा लेटेस्ट टेंडर में तो बहुत सारे लेटेस्ट है, तो सिंगल टेंडर आप तो जनरल आप लोग अपने से भी देख लेंगे। टेंडर सबका शॉर्ट नोट आएगा, और उससे सब्जेक्टिव भी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, और सब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आ सकता है टेंडर फुल में। तो सिंगल टेंडर, ओपन टेंडर और स्पेशल टेंडर, ये सब जो इसमें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए उसका लॉन्ग क्वेश्चन में एक जनरल एक्सपेंडिचर की तरफ से इस चीज सबको आप एस्टिमेट को, टेंडर को, और जोनल कॉन्ट्रैक्ट जो है उस सबको, और ये चेकलिस्ट, ये सबको लॉन्ग क्वेश्चन में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, 20 मार्क का 20 मार्क्स आप लोग कह रहे हैं, ये भी हो सकता है इसमें। चलिए ठीक है, और हाँ Okay, candidates, if you have any questions on what sir taught today, you can ask now. We have a few minutes left. एनी डॉट्स, पूछिए जो कुछ है, या फिर और जो होगा ना मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे। जिसको भी मटेरियल का इस तरह का जरूरत है, हमको पर्सनल इसमें नंबर है, जो ग्रुप है उसमें मेरा भी नंबर है, आप उसमें पर्सनल हमको मैसेज करेंगे, वो चीज आपको हम भेज देंगे। ठीक, जिसको ये लॉन्ग क्वेश्चन का इसका एस्टिमेट का, और आगे एक दिन हम देखते हैं, एक दिन और लेंगे आप लोग का एक क्लास, उसमें टेंडर पर आ देंगे। जो टेंडर छूटा हुआ है जनरल एक्सपेंडिचर में, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में आता है वो, है ना, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एक दिन टेंडर का। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ना, ओके। Okay, candidates. और I think you all are clear on what was taught today. So there is no questions coming. Thank you all for joining the third session. It was quite fruitful and informative, and the whole 3 session today was quite good. We are hoping the same cooperation from you. We will meet tomorrow at 11:30. 11:30 सोचा पार नहीं। And yes,
Please try to join 10 minutes before. The link will be on. Link scheduled टाइम से 10 मिनट पहले ऑन कर दिया जाएगा. आप लोग सेशन शुरू होने से पहले ही ज्वाइन कर सकते हैं. बाद में अगर लेट ज्वाइन करते हैं तो उसमें टेक्निकल इशू होते हैं जिससे बार बार आपको लिखना पड़ता है ज्वाइन नहीं हो रहा सर, ज्वाइन नहीं हो रहा. तो सेशन शुरू होने से पहले ही ज्वाइन कर दें. ओके, that was all for today. Thanks.